हाय एवरीवन, नीट 2026 का सबसे प्रीमियम कंटेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज ये चल रहा है, जिसमें हम ये क्वेश्चन वही डिस्कस करते हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ज़्यादा रिपीटेड बार कॉन्सेप्ट आए हैं और हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाए 3 से 4 बातें। और अगर आप पूरी केमिस्ट्री रिवाइज करना चाहते हो, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो विद इन 10 आवर में हमने पूरी केमिस्ट्री कराई एकदम क्लासिक वे में। हमने पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री इंक्लूडिंग क्वेश्चन थियरी के साथ हर चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट, कोर क्वेश्चन, टॉप 100 फिजिकल, टॉप 100 ऑर्गेनिक, टॉप 100 इनऑर्गेनिक करा दिया है विथ इंक्लूडिंग थियरी। तो आप ये अगर देखना चाहते हो, लास्ट टाइम में कंप्लीट केमिस्ट्री करना चाहते हो तो बेस्ट। बाकी जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं उन्हें तो पता ही है कंटेंट के बारे में, और ऑलमोस्ट 600 प्लस ही हमारे स्टूडेंट सभी ला रहे हैं। ठीक है, बाकी चलिए हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बाकी की बातें हम करते रहेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो कभी और स्टेबिलिटी के किसका पूछा है, कार्बोकैटायन गिवन है तो कार्बोकैटायन का ही निकालना पड़ेगा। तो आपको बता दूं, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होता है, कभी भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड अगर बात करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो लगभग हमने, मुझे लगता है 400-500 क्वेश्चन कार्बोकैटायन कर चुके होंगे केवल स्टेबिलिटी से रिलेटेड। और मुझे नहीं लगता कोई भी बाहरी क्वेश्चन आएगा जो आपको ना आता हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो। जो भी आएगा वो हमारे ही कंटेंट से आएगा जो हमने पढ़ा है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्लस एम ग्रुप, प्लस एच ग्रुप और प्लस आई ग्रुप। हमने सीक्वेंस में भी लिख दिया है, सबसे पहले मेजो रेजोनेंस देखना, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। अगर इससे भी पहले कुछ देखना हो तो एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। ठीक है, तो अगर आप यहाँ भी नोटिस कर पा रहे हो ध्यान से, तो क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है। ध्यान से देखना, मैं बना देता, मैंने 2 को ही बनाया क्योंकि 2 ही जगह रेजोनेंस हो रहा है। कभी आपको बता दूं, अगर लोन पेयर के बगल कार्बोकैटायन दिख जाए तो वहाँ पे होता है बैक बॉन्डिंग। ये कार्बोकैटायन मतलब वैकेंट पी ऑर्बिटल, ये बैक बॉन्डिंग करता है। और बैक बॉन्डिंग एक तरीके का रेजोनेंस होता है जो स्टेबिलिटी बढ़ाता है। एरोमेटिसिटी तो देखने का नहीं क्योंकि कोई रिंग नहीं है, फिर रह जाता है रेजोनेंस। रेजोनेंस ही मेसोमेरिक का भाई है ना। रेजोनेंस बाई डायरेक्शनल होता है, मेसोमेरिक यूनि डायरेक्शनल होता है, बस इतना फर्क है। तो अब मज़े की बात है कि यहाँ पर भी लोन पेयर है और यहाँ पर भी लोन पेयर है, तो ये भी बैक बॉन्डिंग कर रहा है और ये भी बैक बॉन्डिंग कर रहा है। ये दोनों तो सबसे पहले रहने वाले हैं, लेकिन अब मज़े की बात है कि कौन सा सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग कर रहा है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो ऑर्डर होता है वो ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है नाइट्रोजन से। तो जो चीज़ जिसको पसंद है वो देना चाहेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे ये कम डोनेट करना चाहेगा, यहाँ पे ये क्या करेगा, डोनेट ज़्यादा नहीं करेगा, डोनेट लो करेगा। और ये इसको पसंद नहीं है, ये डोनेट थोड़ा ज़्यादा करेगा, डोनेट इंक्रीज करेगा। तो इसलिए बैक बॉन्डिंग यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब नाइट्रोजन वाले का सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी। और फिर कौन सा हो जाएगा, डी वाले का हो जाएगा। ए डी हो गया, ए डी कहीं दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है ए डी दिख रहा है, बाकी तो आप आंसर लगा के आगे बढ़ चलो। ए डी बी सी। बी भी अगर देखना चाहोगे तो इसमें अल्फ़ा एच बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। अल्फ़ा एच क्या होते हैं, कार्बोकैटायन के बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फ़ा एच बोलते हैं। तो 3 3 6 2 8 अल्फ़ा एच है। और यहाँ पे अल्फ़ा एच अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6 अल्फ़ा एच है, तो 8 वाले का ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो ये रहा कॉन्सेप्ट। ठीक है, और हम क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारी बातें डिस्कस करते हैं। अगर आपको थोड़ा भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे D4 है, ठीक है, कोई बात नहीं, D4 गिवन है और ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है वो कैसे होती है मैं आपको बता दूं। ऊपर होता है T2G और नीचे होता है, ऊपर होता है EG, नीचे होता है T2G। ये T2G होता है, EG होता है। और ये मज़े की बात है, कंडीशन क्या गिवन है, डेल्टा O इज़ लेस देन पेयरिंग एनर्जी। P मतलब पेयरिंग एनर्जी होता है, मतलब कभी डेल्टा वो ऑक्टाहेड्रल जो है CFSC है वो लेस है पेयरिंग एनर्जी से। मतलब वो कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, वीक फील्ड लिगेंड रहा होगा, या इसी को हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसी का नाम होता है वीक फील्ड लिगेंड। ये सारे तीनों एक ही बात को इंडिकेट करते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन। ठीक है, तो मतलब पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ही ज़्यादा है, वो दे ही नहीं पाएगा। तो 1 2 3, और पेयरिंग होगा नहीं। पेयरिंग होता, अगर ऐसा नहीं होता, ये ज़्यादा होता तो पेयरिंग कर देते, पेयरिंग नहीं होगा तो ऊपर जाएगा। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, T2G में आ रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन और EG में आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो पहला ही सही हो गया क्या,
फॉर विच द करेक्ट, हाँ पहला ही सही हो गया, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, यस। ठीक, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपने पास, आप पढ़ो। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CaC2O4 ऑन डिजॉल्विंग इन 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर विल गिव अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखो इसमें आपको इनडायरेक्टली वो सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। देखो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो सॉल्युबिलिटी होता है, जो आप सॉल्युबिलिटी निकालते हो उसका यूनिट का एक बहुत बड़ा लफड़ा होता है सॉल्युबिलिटी। अगर आपको सॉल्युबिलिटी किस में निकालना है, मान लो ग्राम पर लीटर में निकालना है, ठीक है, तो आपके पास जो मोल पर लीटर वाली यूनिट गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर वेट से, तो सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में आ जाता है, मतलब 1 लीटर में कितने ग्राम है। ठीक है, ये मेन मुद्दा था। तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली वो सॉल्युबिलिटी ही पूछा था। ठीक है, और कुछ आप लगा ही नहीं सकते, तो इसको सबसे पहले ब्रेक कर लो। कैल्शियम है अल्कलाइन अर्थ मेटल का, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव आ जाएगा, और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे C2O4 2 नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम KSP निकालेंगे तो KSP कैसे निकालते हैं, स्टोइकियोमेट्री 1 है तो 1 × S मान लो इसका, और पावर में जो स्टोइकियोमेट्री था उसको लगा लो। फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1 × S पावर में 1 लगा लो। तो कहीं ना कहीं KSP जब आप लिखोगे पूरा तो आप लिख सकते हो S का स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हो, S सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, और KSP दे रखा है 2.5 × 10⁻⁹ आप क्वेश्चन में पढ़ लो, ये है S स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही हम S स्क्वायर को यहाँ पे S निकालेंगे तो अपने पास सॉल्व करने पे 25 × 10⁻⁻10 आ जाएगा। ये स्क्वायर ही हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको S ले लेंगे, S निकालेंगे तो ऑलमोस्ट इसका आधा कर ले, स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 और ये आधा कर लो 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लिए, इतना आ गया। अब ये जो आंसर आता है ना, यहाँ पे आप निकालते हो ये मोल पर लीटर में होता है। ठीक है, लेकिन हमें आंसर क्या है, ग्राम पूछा है ना, तो हम इसको ग्राम में चेंज करने के लिए सॉल्युबिलिटी क्या करते हैं, 5 × 10⁻⁻5, और एज हम अपने पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। हाँ, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास इसका दे रखा है 128, तो मॉलिक्यूलर मास से जब आप 128 से डिवाइड करेंगे ना, तो आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। 1 लीटर में इतना ग्राम, तो आंसर क्या कौन सा हो जाएगा, इसको कर लो भाई, 0.0064 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हो रहा ऐसे करना है ये वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये। अब ये वाला जो है व्हाट विल, इसको कैसे करना, व्हाट विल बी द EMF फॉर द गिवन सेल, और आपको EMF निकालना। तो एक चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेल है ये तो सॉल्ट ब्रिज है, लेफ्ट वाला पार्ट सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड जो होता है वो क्या होता है, एनोड होता है, और राइट साइड होता है कैथोड। तो हम यहाँ पे लिखे ऐसे याद रखते हैं ना, लोन, सब कोई ट्रिक यही बताते हैं, लोन होता है। तो लोन हमें इधर क्या कराना है, लोन पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है लेफ्ट साइड, तो मतलब H2 का हम क्या कर लेंगे, H+ में कन्वर्ट कर लेंगे, और बैलेंस करके लिख लो, ये 2 होगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये भी हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और हम राइट साइड क्या करेंगे, राइट साइड हमारे पास रिडक्शन होगा, तो हमने 2H+ करके लिख लिया, और ये अपने पास हो जाएगा H2। और यहाँ पे आपको इसके लिए P2 दे रखा है प्रेशर, और यहाँ क्या दे रखा था, P1 दे रखा था। हमने प्रेशर लिख लिया, नहीं पहचान में ही नहीं आएगा। इक्वेशन नंबर 2। और जब दोनों आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ऐड करते हो, दोनों रिएक्शन को, तो आपके पास क्या आता है, एक कंप्लीट सेल आता है। तो ऐड कर लिया, तो ऐड करने, अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी आप लिख लो इसको, नहीं तो इलेक्ट्रॉन भूल जाओगे। तो ऐड करने पे ये तो कट्टम कुट्टम हो जाएगा, तो यहाँ पे H2 कौन सा वाला, P1 वाला वो लिखेंगे, और यहाँ पे 2H+, ठीक है, एक्वस, और इधर साइड हम लिख लेंगे ऐड करके 2H+ हो जाएगा एक्वस, और ये अपने पास हो जाएगा H2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, P2। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास E, हमें नेक्स्ट इक्वेशन पता है, E0 - RT के टर्म्स में NF, और क्या हो जाएगा, ln लिख लो, ln लॉग में नहीं लिखते हैं क्योंकि ln में ऑप्शन है P2/P1। P2/P1 क्यों लिख रहे हैं पता है, ये प्रोडक्ट में जो होता है, रिएक्टेंट में जो होता है, एक्वस को आप इग्नोर कर दो, है ना, जैसे सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हटा देते हैं तो वो इग्नोर कर देते हैं। तो ये हो गया। अब और ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन सेल है, क्योंकि
कॉन्सेंट्रेशन सेल में कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हाइड्रोजन ही है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन सेल होता है और उसकी ई नॉट की वैल्यू होती है 0 होती है। तो यहाँ पे ई आप लिखोगे कितना हो जाएगा -RT, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है ना, जितने इलेक्ट्रॉन टोटल ओवरऑल लॉस या गेन हो रहे हैं वही होता है N 2F, और ये हो जाएगा ln P2/P1 हो जाएगा। जैसे P2/P1 कर लिया, ये नेगेटिव को अगर हटाना है साइन तो हम वहाँ पे जो लॉग में है ln में है ना उसको हम रिवर्स कर देते हैं, नेगेटिव साइन हट गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो P1/P2, तो ऐसे करके लिखता है। तो आपने पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन एक बार देख लेना, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपने पास ये। अब थोड़ा सा हम आपको फास्ट बताएंगे पहले सॉल्यूशन लिख के, क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं अभी। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा रेट होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होता है, +M +H +I, ठीक है। और ये वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन -M तो स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो तो डीएक्टिवेट करता है रिंग को। तो आप और मेटा पे कभी भी रेजोनेंस नहीं होता, ना तो मेजोमेरी, रेजोनेंस ही मेजोमेरी का भाई है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये +I और +H लगा रहा है CH3, ठीक है, +I +H लगा रहा है, और यहाँ पे ये +I और ये +H लगा रहा है CH3। लेकिन ये मेटा पे इसके रिस्पेक्ट में देखो तो ये क्या लगाता है, केवल और केवल -I लगाएगा। ये मेटा पे केवल इंडक्टिव होता है, ठीक है। और यहाँ पे वैसे आप यहाँ पे इसको देख लेते हैं नेक्स्ट वाले में, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो एक चीज़ तो क्लियर है, आपको ये समझना है कि ये दोनों तो लास्ट में रहने हैं, सबसे पहली बात। और इसमें भी कौन से, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखो ये भी है, तो इसमें भी सबसे लास्ट में ये रहेगा 4th वाला। तो 2 ऑप्शन तो कट कर दो, ये हटा दो, 4th वाला सबसे लास्ट इसमें है, उसके बाद 3rd वाला आना चाहिए, 3rd इसमें है। तो बस ऑप्शन नहीं लगा के आगे बढ़ चलो, सेकंड फर्स्ट में तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें ये NCERT की रिएक्शन है, आपको फिनॉल और जिंक अगर गिवन है, फिनॉल जिंक, तो जिंक डस्ट बेसिकली हीट के साथ गिवन होता है, तो हम उसको गायब कर देते हैं, OH को गायब कर देते हैं, और यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बनेगा। ठीक है, ये बन गया। जैसे ये बना, आपको नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन कौन सी करानी है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो लोन पेयर होता है क्लोरीन का, और ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये अटैक करेगा यहाँ पे, इस पर आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव आएगा तो ये टूट के बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C पॉजिटिव। और अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो तो करा लिया करो, नहीं है तो मत कराओ। तो यही हो गया इलेक्ट्रोफाइल। और बेंजीन पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है, तो कहीं पर भी ये इलेक्ट्रोफाइल को आप ऐड कर सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता तो ऑर्थो पैरा भी जुड़ता, विड्रॉइंग होता तो मेटा भी जुड़ता। ये बन गया। अब जैसे ये बन गया तो आपको KMnO4 गिवन है, और KMnO4 क्या खोजता है, अगर उसके पास एक भी बेंजाइलिक पोजीशन पे इस कार्बन पे H है, तो वो क्या करेगा, सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा पूरे ग्रुप को, चाहे जितने ग्रुप हों। ठीक है, तो COOH बन जाएगा। ये तो बढ़िया क्वेश्चन था, ये COOH हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला था हाउ मेनी कायरल कंपाउंड आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मेथाइल ब्यूटेन। बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखो 1 2 3 4 है ना, 2-मेथाइल ब्यूटेन है। तो जब भी आपके पास ये वाला क्वेश्चन आता है मोनोक्लोरिनेशन वाला, 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा है, 1 2 3 4, तो आप जितने डिफरेंट हाइड्रोजन हो उतनी जगह क्लोरीन लगा लिया करो। टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट पूछता है तो देखो ये हाइड्रोजन दोनों सेम टाइप के हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगे हैं मैंने दिखा नहीं, क्यों, क्योंकि इधर जाओगे सेम एटम मिल रहा है, इधर जाओ सेम एटम, सराउंडिंग एटम, तो ये सेम हाइड्रोजन के 1 डिग्री वाले हैं, सेम टाइप के। ये वाला अलग है क्योंकि ये 3 डिग्री है ना, ये 3 डिग्री है, और ये वाला कितना डिग्री है, 1 डिग्री। और ये वाला 1 डिग्री है, लेकिन ये अलग वैरायटी का, इसको 1 मान लो, क्योंकि इसके बगल देखो जाओगे तो ये कार्बन मिल रहा है ना, और इसके पास केवल 2 ही हाइड्रोजन है, लेकिन इस वाले कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, सराउंडिंग अलग है, तो वो ये अलग वैरायटी का 1 डिग्री है, ये अलग वैरायटी का। और ये वाला कितने डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है। तो जितने डिफरेंट हाइड्रोजन उतने जगह Cl जोड़ लो। तो एक बार Cl यहाँ पे जोड़ा है ना, इसमें किसी एक में जोड़ लो, फिर एक बार यहाँ पे जोड़ा, यहाँ पे जोड़ा, यहाँ पे जोड़ा। अब मज़े की बात है, 4 तो ये काउंट होंगे, उसके बाद कौन से काउंट होने हैं पता है, 4 तो ये काउंट कर लोगे, उसके बाद जहाँ पे कायरल सेंटर हो, जैसे कायरल सेंटर एक sp3 हाइब्रिडाइज एटम 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो, तो ये कायरल है 4 डिफरेंट ग्रुप से, नहीं ये कायरल नहीं है,
ये कायरल है, देखो 1 2 3 4, 4 डिफरेंट ग्रुप है, और यहाँ पे कायरल दिख रहा है और कहीं पे आपको कायरल नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसके 2 बनेंगे और 4 ये थे, तो टोटल इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर प्रोडक्ट पूछता है तो टोटल 6 हो जाएगा। लेकिन ये पूछा था हाउ मेनी कायरल कंपाउंड आर पॉसिबल कायरल कंपाउंड, और एक कायरल ये भी है अपने पास, इसको भी मत भूलो। देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये है, लेकिन नहीं, ये कायरल कैसे होगा, ये तो सेम है। एक ही कायरल ये भी है, क्योंकि देखो ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग है और ये अलग है, तो ये भी कायरल, तो इसके भी अपने पास कितने बनने हैं, इसके भी देखो 2 बनेंगे, और इसके टोटल कितने बनेंगे, इसके भी अपने पास 2 बनेंगे, ठीक है। तो अगर ये पूछता है कायरल कंपाउंड है ना, तो एक अपने पास ये पॉसिबल है, एक ये, टोटल 2 पॉसिबल है, ठीक है। और ये पूछता है, और वो मैं गलत काउंट कर रहा था, 4 इसको 2 अलग से काउंट कर रहा था। देखो टोटल पूछता है टोटल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, टोटल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया इसलिए लिख दे रहा है इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। तो देखो आपको क्या करना है, जो कायरल होते हैं ना उनके 2 प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं, 2 इसका हो जाएगा 3, 2 इसका हो जाएगा 3 2 5 और 1 इसका हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6। ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। जो कायरल सेंटर है जहाँ पे उसके 2 पॉसिबल होते हैं, एक आर और एक एस। तो यहाँ पे पूछा था टोटल कायरल कंपाउंड पूछा था, तो एक कायरल 2, टोटल कितने हो जाएंगे 2, ये याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला था कि हाँ इन्वर्जन रिटेंशन, SN2 क्या होता है, उसमें इन्वर्जन होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, और जो रेट होता है, रेट हो जाता है ये, ठीक है, ये मैंने लिखा है, वो स्टेरिक फैक्टर पे डिपेंड करता है, कम स्टेरिक ज़्यादा रेट। SN1 में क्या होता है, रेसमाइजेशन होता है, लेकिन रेसमाइजेशन होता है मेजर प्रोडक्ट कौन होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है रिटेंशन, ये चीज़ याद रख लेना है। होता है रेसमाइजेशन है, दोनों बनते हैं, मेजर रिटेंशन होता है, और जो रेट होता है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे विच शोज कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल, हाँ तो ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक क्या है, बहुत लेस स्टेरिक है, स्टेरिक क्या है, वेरी लो है, तो ये हमेशा क्या प्रीफर करेगा, SN2 रिएक्शन प्रीफर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर द ऑर्बिटल हैविंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। तो एनर्जी के 2 ही रूल होते हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ, हमेशा E=n+l निकाला करो, ठीक है, n+l n, अगर मान लो दोनों n+l सेम हो जाए तो जो एनर्जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। अब मान लो पहले ऑप्शन देखो n+l निकालो, तो n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 0, 5 एंड सभी को ऐड कर लिया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, तो 6 वाले तो ज़्यादा हो गए। अब 6 में भी कौन सा ज़्यादा हो जाएगा, ये सेम आ गया n+l, तो जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा वो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो C वाला तो सबसे ज़्यादा, फिर D वाला, इन दोनों में देखो n की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा यहाँ कम, तो फिर A वाला फिर B वाला, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एक बार मैंने किसी क्वेश्चन में ये बताया था, एक्सप्लेन सब कुछ सही किया था दोस्तों, बस थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया इसमें, m मिस्टेक तो कुछ नहीं हुआ, इसमें m=-2 के लिए पूछा था और मैंने ये नहीं कंसीडर किया। देखो इसमें क्वेश्चन समझ लो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव n=4 और l=2, मतलब ये कंडीशन गिवन है, और अब बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो n=4 l=3, तो l की वैल्यू कितना हो जाएगा, n4 के लिए 0 to n-1 होता है, तो n-1 कितना हो जाएगा 3, तो 0 1 2 तक जाएगा और 3 तक गया, लेकिन आपको बोला है l2 ही लेना है, तो l की वैल्यू 2 ले लिया, ठीक है। अब m क्या होता है, -l से +l तक होता है, तो l की वैल्यू 2 है, तो m की वैल्यू -2 से +2 तक लिख लिया, और यहाँ पे हम हर एक ऑर्बिटल में एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, लेकिन आपको लेना कौन है, प्लस हाफ, कंडीशन है m की वैल्यू -2 वाली लेनी है, तो m की वैल्यू ये -2 थी, ये वाली, मतलब आपको प्लस, इसमें एक प्लस हाफ इलेक्ट्रॉन होता और एक माइनस हाफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको कौन सा लेना था, एक -2 वाली और वो भी प्लस हाफ, तो ऑप्शन क्या हो जाता है, ए हो जाता। मैंने क्या टिक किया था, ये सी टिक किया था, तो ये आप करेक्ट कर लेना है ना, इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, और मैंने क्या किया उसको इग्नोर कर दिया और सारे प्लस हाफ को ले लिए थे सारे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा भाई। और कभी कभी छोटी छोटी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं दोस्तों, है ना, मतलब अपना तो बेस्ट ही देते हैं, पर कभी कभी अगर हो जाया करे तो आप कमेंट करके कंफर्म कर सकते हो, ठीक है, हम भी इंसान हैं, पर ये बहुत रेयर होगा कि गलती हो, पर इन केस है ना, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है, तो आई एम सॉरी, पर हाँ कभी भी इट्स रेयर है, आपको टेंशन ये नहीं लेना है कि नहीं अब गलती हो जाएगा, पर ठीक है मैं करेक्ट कर दिया आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपको बोला था नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ NH3। तो सबसे पहले तो यही समझना, ग्राम एटम लिखे या ग्राम मॉलिक्यूल लिखे उसका मतलब होता है मोल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही सिखाना था, ठीक है। अब मतलब आपको 3 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया 3 मोल NH3। और एक नंबर ऑफ एटम का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मोल Na मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिसिटी। मोल कितना है 3, मतलब 3 ग्राम मॉलिक्यूल है ना, 3 मोल है। Na एटॉमिसिटी कितने नाइट्रोजन है 1 और कितने हाइड्रोजन 3, तो टोटल 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 3, तो इसको मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 Na आ जाएगा आंसर, ठीक है। कभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ लेता है इसी में एटम में भी, तो क्या लिख लेना, सभी के नाइट्रोजन हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लिख लेना। कभी टोटल इलेक्ट्रॉन पूछ लेता तो नाइट्रोजन का 7 हाइड्रोजन का 3 10 हो जाता, ठीक है। तो ये याद रख लेना, वेरी करता रहता है। देखो इसमें बोला है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 5.2 ग्राम ऑफ गैस एट STP। तो देखो हमें पता है आपको मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो क्योंकि हमारे पास वेपर डेंसिटी दे रखा था तो इसलिए हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, इतना आ गया, ठीक है। अब हमको एक जनरल पता है, रूल पता है कि जो 22.4 ग्राम ऑफ गैस होता है ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट STP, ठीक है। ये नॉर्मली एट STP पे होता है। तो 1 ग्राम गैस कितना ऑक्यूपाई करेगा, अरे वही यही बात है, 4 टॉफी का प्राइस है 12 रुपये, तो 1 टॉफी का प्राइस कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 4, तो वही है, इतने ग्राम में इतना लीटर ऑक्यूपाई करता है, तो 1 ग्राम में डिवाइड कर दिया इतने में, तो ये कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करने के बाद ये 1 हो गया। ये 5.2 के लिए कितना हो जाएगा 5.2 इंटू 1। वही अब मैं पूछ लूँ बताओ 10 टॉफी का प्राइस, तो 1 का निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने का पूछे, तो ये आ जाएगा 5.2 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा था हाउ मेनी डिफरेंट सेकेंडरी हाइलाइट नेम कैन बी असाइन टू अ कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला, इतना, ठीक है। एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, मतलब स्टीरियोआइसोमर को काउंट नहीं करना। सबसे पहले DU निकालो। देखो DU कैसे निकालते हैं, एक डबल बॉन्ड होता है तो उसका DU 1, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 2, रिंग होता है तो उसका 1 लेते हैं। और DU कैसे निकालते हैं, मेरा अलग तरीका है, आप एक बार DU को ऐसे सर्च कर लेना, मेरा है ना वीडियो। फिलहाल यहाँ हैलोजन के केस में कैसे निकालेंगे, जितने कार्बन हो उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, प्लस 2 ऐड कर लो, जितने आपके पास हाइड्रोजन हो उसको तो माइनस करो, लेकिन हैलोजन को ऐड कर दो, बस डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 0। 0 मतलब इंडिकेट कर रहा है कि ना तो डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना रिंग है, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया, डबल ट्रिपल रिंग नहीं है, तो बस एल्केन बना लो सारे, ये पॉसिबल, ये पॉसिबल, ये पॉसिबल। टोटल कितने पॉसिबल है, तो इसमें देखो ये 2 डिग्री हाइलाइट है, क्योंकि 2 डिग्री मतलब हैलोजन के बगल वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो 2 डिग्री। ये भी इसके बगल वाला 1 2 2 डिग्री, ये भी देखो इसके बगल 1 तो 2 डिग्री, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, तो NBS गिवन होता तो अलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है, अलाइलिक मतलब डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन, तो हमने ब्रोमीन लगा दिया। NaOET गिवन है, एलिमिनेशन करेगा, तो एलिमिनेशन हमेशा हैलोजन को 0 मानना, स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो एलिमिनेशन है ना। और हीटिंग भी गिवन होता है, तो ये 0, ये अल्फ़ा और ये बीटा। बीटा यहाँ नहीं था क्योंकि 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये इसको लेगा, इसको मार के बाहर, ये इधर हाइड्रोजन आएगा, इसको मार के बाहर निकाल दिया, डबल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है, लेकिन यहाँ पे आपको Br2Fe गिवन है, तो ये क्या करेगा भाई, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये क्या करेगा, Br2Fe गिवन है, जो कि ये क्या करने वाला है भाई, यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप ऐसा मानोगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मान के आप कहाँ पे लगा दोगे, आप लगा दोगे ऑर्थो पैरा पे ग्रुप लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, इधर इधर ब्रोमीन, जो कि हो जाएगा गलत, जबकि यहाँ पे क्या लगेगा, ये डबल बॉन्ड नहीं बना था, इसको ये Br2 है ना, हेलोजिनेशन मतलब सॉरी साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है, तो यहाँ पे एंटी पोजीशन पे आके ये ब्रोमीन लगेगा, ना कि यहाँ पे लगेगा। यही क्या था, रॉन्ग था स्टेप, थर्ड स्टेप रॉन्ग था, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और अभी मैंने हाँ एक चीज़ और कन्फ्यूजन आएगा, अभी किसी क्वेश्चन में शायद से मैंने यहाँ पे जोड़ा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो क्वेश्चन अगर याद आएगा तो आप समझ जाना यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, यहाँ ब्रोमीन लगा है, ठीक है, यही करेक्ट है। विच ऑफ फॉलोइंग आर पोलर आर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो DMSO DMF, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अगर हाइड्रोजन नहीं अटैच है तो पोलर एप्रोटिक, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो DMSO DMF ये सभी क्या होते हैं, एप्रोटिक होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है इनसे। नेक्स्ट देखो, कभी आपको हेलो एल्केन गिवन हो, मतलब अल्काइल हैलाइड गिवन हो, और अल्काइल हैलाइड अगर गिवन है सामने B2H6 और H2O2 गिवन है, फिलहाल अल्काइल हैलाइड नहीं है, मैं इसको क्लोरीन समझ रहा था, एल्कीन गिवन है,
और सामने B2H6 गिवेन हो, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। ये क्या करता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब जो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, जैसे यहाँ पे देखो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो जो OH है वो यहीं पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, वहाँ यहाँ भी जुड़ गया। तो ये चीज़ हमेशा याद रख लेना, इसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराता है। और एक मजे की बात, जो OH आया और यहाँ पे एच आया जुड़ा, वो सीन एडिशन करते हैं, एक ही साइड से आते हैं, तो कभी कभी स्टीरियो भी आपसे पूछ सकता है। विच ऑफ फॉलोइंग इंटरमीडिएट हैज़ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड कार्बन एटम। तो देखो कार्बोकेटायन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, बना लो। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 रेडिकल में 2 2 4 2 6 और एक रेडिकल 7, 2 2 4 2 6 और इसमें कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कार्बिन है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। तो 8 किस में हो जाएगा, कार्ब अनायन में हो जाएगा। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज़्यादा होगा रेट, उतना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ज़्यादा हो जाएगा। तो NO2 क्या होता है भाई, -I -M लगाता है, OCH3+M, तो सीधी सी बात है फर्स्ट का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर सेकेंड का, ये तो भाई बिल्कुल डीएक्टिवेट करता है रिंग को, तो थर्ड हो जाएगा। लास्ट में द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो हमेशा नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, जितना ज़्यादा नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी रहेगी बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी कौन बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और दूसरा रूल लोकेलाइज लोन पेयर, मतलब जो रेजोनेंस में ना जाए वो ज़्यादा बेसिक होता है डीलोकेलाइज लोन पेयर से। हमेशा sp3 नाइट्रोजन sp2 फिर sp, ये बेसिक ऑर्डर। कभी ग्वानिडीन दिख जाए, क्या बोलते हैं, ग्वानिडीन और एमिडीन दिख जाए। ग्वानिडीन की पहचान होती है एक कार्बन से डायरेक्टली तीन नाइट्रोजन लगे हो, तो और 2 नाइट्रोजन लगे तो एमिडीन, तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन sp3 है और यहाँ पे ये इसके बगल में sp2 है, इसके बगल में sp3 है, तो sp2 वाला कम। अब यहाँ पे -I लगा रहा है, ये लोन पेयर है, ये -I लगा के खींच रहा है, और ये तो डीलोकेलाइज्ड है भाई, एकदम रेजोनेंस में चला गया। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ये वाला सबसे ज़्यादा होगा, इसमें कोई खींचने वाला नहीं बल्कि sp3 है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा था, लगा के आगे बढ़ चलो। बाकी उसके बाद अगर देखोगे तो ये थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बगल sp3 भी है और ऑक्सीजन इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है, जो कि बहुत दूर है, इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, इसलिए अपने पास फर्स्ट थर्ड और उसके बाद सेकंड फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AgCN कभी होता है, तो भाई ये CN जब जाता है तो NC में कन्वर्ट हो जाता है। हमेशा याद रखना, बहुत ये कन्फ्यूजिंग होता है, लोग CN लगा देंगे, तो ये SN2 टाइप रिएक्शन करेगा, यहाँ पर जाएगा, इसको हटाएगा, NC लगेगा। और जिंक मरकरी HCl ले लोगे तो ये NC को किस में चेंज कर देगा, NHCH3, बात खत्म, रिड्यूस कर देता है इथाइल मिथाइल अमाइन। अब लसाइन टेस्ट में क्या होता है, नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस हैलोजन। हैलोजन में भी कौन बोला, फ्लोरीन नहीं होता, क्लोरीन और आयोडीन होता है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड में क्या होता है, हाँ, कॉपर का ऑक्साइड लेते हो तो लिबिक्स मेथड बोलते हैं, कार्बन हाइड्रोजन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। लसाइन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट बनाते हैं NaCN, फिर हम क्या करते हैं, मान लो सल्फर के साथ अगर ये साइनाइड जो बना, अच्छा ये सल्फर के लिए, ठीक है, सल्फर Na, सल्फर के लिए Na2S बनाते हैं। ये हमारे पास रिएजेंट बना रहे हैं, इसमें फर्दर हम और टेस्ट करते हैं, फिर हाइड्रोजन के लिए ये करते हैं। अब उसके बाद ये बना, इसको AgNO3 वगैरह से ट्रीट कराएंगे तो AgCl आएगा, AgBr, येलो ब्राउन कलर आएंगे, तो उससे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया इन्फॉर्मेशन, आपको याद होगा। ये होता है कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास, कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करके कार्बन हाइड्रोजन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको अभी POC में पूरा पढ़ाया, तो मैं पूरा डिटेल नहीं बता रहा, बस आपको याद रख लेना है, ठीक है। लसाइन से ये टेस्ट होते हैं, इससे ये होता है, और C वाले से क्या हो जाएगा, ये फोर्थ वाला हैलोजन स्पेसिफिकली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे AgNO3 लेते हैं, यहाँ पे ये जो बना NaX जो मान लो NaX बना, तो इसको हम AgNO3 से ट्रीट करते हैं, और अगर इससे AgCl आया, वाइट PPT आ जाएगा, ठीक है, AgBr आएगा, ब्राउन टाइप का, येलो आ जाएगा, तो उससे डिटेक्ट करते हैं। तो यही था ऑप्शन C। नेक्स्ट देखो MnO2 क्या होता है, ये पायरोलिसेट होता है, KOH एयर डालोगे तो K2MnO4 मिलेगा ग्रीन कलर, H2SO4 डालोगे पर्पल कलर मिल जाएगा, तो इसको याद रखो ये चीज़ें, D ब्लॉक का। इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। देखो अगर आपके पास ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, मैं आपको बता देता हूँ, मान लो H3PO4 क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, रेफरेंस है। इसमें एक ऑक्सीजन कम करोगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्थोफॉस्फोरस अस बन जाएगा। एक में एक कम कर तो अस बन जाता है, एक ऑक्सीजन और कम करते हो हाइपो बन जाता है। और अगर मान लो एक का 2 मॉलिक्यूल लो, इसमें से एक H2O बाहर कर दो तो क्या बन जाता है, पायरो बन जाता है, ठीक है।
और बस यही है। तो अब यहाँ पे आप सब बना लो। ये पायरोफॉस्फोरस एसिड बोला था, अस एसिड बोला था, मतलब आप अस वाला ले लो, इसमें पायरोफॉस्फोरस अस वाला आप 2 ले लो, इसको बनाते हैं। अस वाला हम 2 लेते हैं, 2H3PO3। तो ये क्या हो जाएगा, पहले बनाओ H6P2O6। अब इसमें से एक H2O निकाल दो तो क्या बच जाएगा, H4P2O5 हो गया H2। हाँ, तो अस वाले में से निकाले इसलिए पायरो अस बना, इक वाले में से निकालते तो इक बनता बस। अब हाइपोफॉस्फोरिक एसिड क्या हो जाता है, तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड देखो ये था अपने पास हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, तो ये स्टार करके लिख लो, इसको याद रखते हैं ना, कहीं पे एक्सेप्शन होता है, इसको याद रख लो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। और फॉस्फोरिक एसिड तो ये होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और पायरोफॉस्फोरिक एसिड अभी बताया, निकाल लो आप। एक एसिड में से 2, इसका 2 लो, इसमें से एक H2O निकाल दो, तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे बनता है। बाकी अभी मैंने ट्रिक बताया इसका, ऑर्थोफॉस्फोरस, और एक कॉन्सेप्ट इंजेक्शन सीरीज है, ट्रिक एंड टिप्स का भी प्लेलिस्ट है, जाके देख लो, हर वैरायटी प्रॉब्लम आप कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपने पास, ये बोला है द रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ इतना इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इतना है तो इनिशियल कंसंट्रेशन। तो देखो भाई, जीरो ऑर्डर के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो रेट कांस्टेंट होता है, ये कंसंट्रेशन एट ए टाइम टी, इसको कभी कभी A0 भी लिख सकते हो, A0 भी लिख सकते हो, और या ऐसे, ठीक है, अपॉन टी है, या CT/CT और AT/AT भी लिख सकते हो। तो ये गिवन था, और A-X मान लो कोई भी कॉन्सेंट्रेशन कितना था, स्टार्टिंग में 100 था, बाद में कितना खर्च हुआ, या ऐसे समझो, क्या बोला, इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकेंड इज लेफ्ट 0.5। तो मान लो कोई भी चीज़ अपने पास 0.5 लेफ्ट कर रहा है, ठीक है, तो इनिशियल मान लो ये था, तो हमने उसमें से कम कितना हो जाएगा, 0.5 हो गया। वैसे मैंने थोड़ा सा गलत सॉल्व किया है, बताता हूँ। तो हमें पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है, जो एक फार्मूला होता है AT माइनस A0 माइनस KT। AT है कॉन्सेंट्रेशन एट अ टाइम में T। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम AT की वैल्यू देखेंगे तो कितना बच रहा है, 0.5 बच रहा है, सिंपल। और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपने पास मान लो कितना था, A0 था। K की वैल्यू दे रखी 2 × 10⁻², और टाइम कितना है, 25 सेकेंड है। तो यहाँ से अपने पास A0 की वैल्यू आप निकाल लोगे, A0 की वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 1.0 मोलर आ जाएगा। ये करेक्ट था भाई, उसको भी आप सही कर लेना। ठीक है, ये होता है, सीधे ऐसा कुछ दे रखा था, बस सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखते हैं, ये बोला है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। तो देखो एक चीज़ याद रख लो, जो SRP होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आपको वैल्यू दे रखा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, SOP दे रखा है, कितना दे रखा है लिख लो, PQRS सबका लिख लेते हैं, प्लस 2.87 प्लस 3.05 माइनस 0.80 और ये प्लस 0.25। तो यहाँ पे SOP है, लेकिन हमको क्या बनाना है, SRP बनाना है। तो उल्टा कर दो, नेगेटिव 2.87 माइनस 3.05, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 0.25। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी लग रही है, ये R की लग रही है, दिख रहा है आपको। तो पूछा द रिड्यूसिंग पावर पूछा था, तो R की अगर हमारे पास सबसे ज़्यादा वैल्यू लग रही है, तो R का जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर हो जाएगा, SRP क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की ज़्यादा, तो ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा, मतलब ये सबसे कम रिड्यूसिंग हो जाएगा। तो R का रिड्यूसिंग नेचर सबसे कम है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। दूसरी वैल्यू देखो, दूसरी वैल्यू कौन सी ज़्यादा लग रही, ये वाली, तो इसका सबसे कम होगा, फिर S का, फिर ऐसे ही इसमें देखो ये वाला है, फिर ये हो जाएगा, फिर Q। तो ऑप्शन अपने पास जो ये पूछा था, ये SOP का ऑर्डर लिखा है, ठीक है, और ये किसका लिखा है, SRP का ऑर्डर लिखा है। ठीक है, मतलब ये जो ऑर्डर लिखा है यहाँ, ये लिखा नहीं है, मतलब इसका जस्ट रिवर्स करेंगे, ये SOP का ऑर्डर रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर है, ये किसका है, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर है, और ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर जस्ट रिवर्स कर देंगे, है ना। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, RSPQ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट बोला था, हाँ,
इफ़ फॉर गैसेस, मान लो जब भी आपको के एच वैल्यू गिवन हो और सॉलिबिलिटी पूछे, तो के एच जो होता है इन्वर्सली होता है सॉलिबिलिटी के, जितना ज़्यादा के एच सॉलिबिलिटी उतना कम। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आपको लग रहा है, देखो कहाँ पे लग रहा है के एच का, 7 है, 6 है, और ये सबसे नेगेटिव वाला देखो, ये वाले भाई तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है। तो सबसे जो अपने पास सॉलिबिलिटी हो जाएगा 6.8, तो जो सबसे कम मुझे तो लग रहा है, मैंने गलत ही टिक किया है उन सभी में, यही तो लग रहा है ना भाई, ये वाला सबसे, देखो नेगेटिव की वैल्यू है 7.8 है, इसको हटाओ आप, ठीक है, हटाओ इसको, तो यही तो वैल्यू लग रहा है ना सबसे, जो आपके पास क्या हो, सबसे कम वैल्यू ये है ना, के एच की सबसे लीस्ट वैल्यू है, लोवेस्ट वैल्यू है, तो लोवेस्ट वैल्यू है तो इसका सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगा, सॉलिबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा, सॉलिबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना, तो ऑप्शन नंबर हमारे हिसाब से सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस अल्टीमेट ये याद रख लेना है कि ये सॉलिबिलिटी के इन्वर्सली होता है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ़ m इज़ द नॉर्मल मॉलिकुलर वेट, ठीक है, x इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देन एबनॉर्मल मॉलिकुलर वेट क्या होता है। देखो K4 FeCN6 है, इसको ब्रेक करो पहले, 4K प्लस FeCN6 में ब्रेक होगा, है ना। तो K फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए पॉजिटिव, और बैलेंस करने के लिए हमने 4 लगा दिया। अब देखो यहाँ पे इनिशियल मोल जो यहाँ पे होता है उसी को लिखते हैं 1, ये 0 0 प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा। कुछ समय बाद अल्फ़ा डिसोसिएट हुआ और स्टोइकियोमेट्री को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, जो डिसोसिएट हुआ वही प्रोडक्ट में बनेगा 4, और स्टोइकियोमेट्री को मल्टीप्लाई कर लिए अल्फ़ा, और ये स्टोइकियोमेट्री को मल्टीप्लाई कर लिए, अल्फ़ा और स्टोइकियोमेट्री 1 था तो मल्टीप्लाई कर लिए। आई क्या होता है, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाई इनिशियल, टोटल ये था, इनिशियल ये था, तो आई हमारे पास ये आ गया। अब आई का एक फॉर्मूला होता है नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई एब नॉर्मल, ठीक है। तो आई आपके पास ये निकाला था, और नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई एब नॉर्मल, नॉर्मल मोलर मास आपको यम गिवन था, और एब नॉर्मल आपसे पूछा था, तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, एब नॉर्मल बराबर ये आंसर हो जाएगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, याद रखना। अमंग द फॉलोइंग लिक्विड विच में हैव एजियोट्रॉप ए सर्टेन कॉम्पोजिशन, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्या बोला है, विच में फॉर्म एजियोट्रॉप एट सर्टेन, तो नेगेटिव जो डेविएशन शो करता है वो ये वाले होते हैं, ठीक है। एजियोट्रॉप मिक्सचर क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, एजियोट्रॉप कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। अब मैं आपको ज़्यादा ये एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्या होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो एजियोट्रॉप मिक्सचर कौन बनाते हैं, ये बनाते हैं। बाकी मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दिया, नेगेटिव डेविएशन कभी पूछ लेता है, पॉजिटिव डेविएशन, तो ये नेगेटिव डेविएशन करते हैं और ये पॉजिटिव डेविएशन करते हैं। ट्रिक जानने के लिए आप जाके ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट देखो, या कॉन्सेप्ट इंजेक्शन सीरीज में भी, नहीं ट्रिक एंड टिप्स के प्लेलिस्ट में होगा, या सर्च कर लेना। द सेट दैट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो N2O NO ये न्यूट्रल होता है और ये एसिडिक होते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो एसिडिक इन जनरल। ये देखो इसमें क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज, ठीक है, द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये ऐसे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा, Mn इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाई ऑक्सीजन एटम, ठीक, तो सही बात है, टेट्राहेड्रली सराउंडेड होते हैं, और Mn इज नहीं ऑक्टाहेड्रल तो नहीं है भाई, ये टेट्राहेड्रल होता है, 1 सिग्मा 2 3 4 सिग्मा है तो sp3, और कंटेन MON, हाँ MON बॉन्ड है तो ये भी करेक्ट है भाई, और कंटेन नहीं Mn बॉन्ड नहीं है, ये नहीं है, डायरेक्टली कनेक्शन थोड़ी है, तो A और C सही हो जाएगा। ये सवाल देख लेते हैं, बड़ा ही मज़ेदार सवाल है, फोटो इलेक्ट्रिक बेस्ड सवाल है, मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक तो आपको पता है, मान लो ये मेटल है, इसमें आप ये जो एनर्जी दे रहे हो यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी बोलते हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली, यहाँ पे आप यहाँ पे एनर्जी देते हो, इसकी इलेक्ट्रॉन की जो एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी उससे ज़्यादा एनर्जी दोगी तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो ये जो गिवन है थ्रेशोल्ड एनर्जी गिवन है, मतलब इसको इतना एनर्जी दोगे तभी ये निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। तो पूछा था कौन है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन शो करेंगे, द नंबर ऑफ मेटल विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो आप एनर्जी का एक शॉर्टकट फार्मूला होता है 1/4 डिवाइड बाई लैम्डा, ये तब लगाना जब लैम्डा नैनोमीटर में हो, गिवन है नैनोमीटर में डायरेक्ट, एक तो आपके पास hc/λ वो लेंदी हो जाएगा, इससे लगाओ, अगर एंगस्ट्रॉम में हो तो आप ये वैल्यू लिखना
12400। लैम्डा एंगस्ट्रॉम में हो तो ये लगाना, और नैनोमीटर में हो तो आप एक ज़ीरो कम कर लेना, ये लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी आ गई, ये कौन सी एनर्जी है जो आप दे रहे हो, ये आ गया 3.1। अब जो भी इससे कम होंगे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। तो इसमें कौन कौन से हैं जो शो करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये वाला शो करेगा, ये वाला करेगा, ये वाला, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये वैल्यू जो है दे कितना रहे हो 3, और इनको चाहिए इतना, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन ये रिमूव हो जाएंगे यहाँ से। तो 3 है जो ऐसे शो करेंगे, ऑप्शन नंबर 3, और 3 है जो नहीं करेंगे। तो ये पूछा था 40% आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, द वैल्यू ऑफ इट्स वांट ऑफ फैक्टर। तो इसको आप ब्रेक करके लिखो 2k प्लस इतना। तो अल्फ़ा का डायरेक्ट फार्मूला, अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है i-1/n-, अल्फ़ा क्या है 40% आयनाइज, 40 डिवाइड बाई 100, i-1। एन क्या होता है 2 और 1 3, ये जो आयन होते हैं आफ्टर डिसोसिएशन, यहाँ पे देखो ये 2 और 1 3 -1, i 1.8 आ गया, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इतना, तो डेल्टा टी जो होता है Kb/m होता है, इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, 2 गिवन है, और मोलर कितना है 1, मोलैलिटी Kb, फर्स्ट इक्वेशन। अब बोला है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 2 मोलर, तो डेल्टा टीएफ को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, Kf/m, ये गिवन है 2, और हम यहाँ पे m की वैल्यू 2 है, Kf हम डिवाइड कर लेते हैं 1 और 2 को, तो Kb/Kf कितना आ जाएगा, Kb = 2Kf आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये भी रिलेशन, फिर से मैं बोलूँगा, जो T½ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ये भाई इन्वर्सली होता है A0n-1। तो हम इसको अगर 2 टाइम गिवन है तो आप इसको T1/T½ 2 के टर्म्स में लिख सकते हो। तो ये हो जाए, ये नीचे साइड है तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे A2n-1 A0n-1। तो ये फर्स्ट 100 50 और A2 कितना है आपके पास 1 कॉन्सेंट्रेशन है ना, और एक 0.5, तो n की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करोगे, n की वैल्यू आ जाएगी 2, तो यहाँ पे 2, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, याद रखना इसको। नेक्स्ट देखो, बोला है द न्यूट्रलाइजेशन ऑकर्स व्हेन 10 ml ऑफ 0. इतना मोलर A इज अलाउड टू रिएक्ट विथ 30 ml ऑफ बेस, द बेसिसिटी ऑफ द एसिड A इज, देखो एसिड है बेस है, इसका मोलरिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, इसका भी मोलरिटी वॉल्यूम। तो देखो न्यूट्रल पॉइंट पे क्या होता है मैं बता दूं, जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड के होंगे ना वही बेस के होंगे। तो ये इसके कई सारे फार्मूला, इसको आप मोल इंटू एन फैक्टर लिखो, या जैसा रिक्वायरमेंट हो जो क्वेश्चन में गिवन हो, तो एन फैक्टर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम एसिड के लिए, एन इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ये एन फैक्टर है बेसिकली। अच्छा यहाँ पे क्या लिख लिया हमने, ध्यान देना, हाँ एन फैक्टर ही है ये भी। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोलरिटी गिवन है कितना 0.1, वॉल्यूम 10, एन फैक्टर नहीं पता था। यहाँ पे इसका 2 गिवन है, क्योंकि MOH ट्वाइस है तो ब्रेक करोगे 2H- देगा, जितने एसिड H+ देते हैं OH- वही होता है एन फैक्टर 2, और ये मोलरिटी गिवन था, और ये वॉल्यूम तो आपके पास 30 ml गिवन ही था इसका। तो एन फैक्टर कितना आ गया एसिड का, आ गया अपने पास 3 आ गया, ठीक है, तो डायरेक्ट हो गया। हाँ वर्क डन का अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल जैसे ही नाम लिखता है तुरंत समझ जाना कौन सा फार्मूला लगाना, वर्क डन 2.303 nRT log V फाइनल V इनिशियल। तो ये सब कुछ दे रखा है, एन दे रखा है, और V फाइनल 100 है, इनिशियल 10 है, सॉल्व करके इतना आ जाएगा। मैग्नीट्यूड लिखना है, इसको HBZ रिएक्शन बोलते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप में HBZ अगर सामने एसिड है उसके बगल में H है, अल्फा H है, और Cl2 रेड फॉस्फोरस है, तो H को हटाएगा Cl लगाएगा, H भी है, HBZ रिएक्शन बोलते हैं। और अल्कोहलिक QH है तो ये 0, ये अल्फा, ये बीटा, हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये बीटा H को खाया, इसको इधर ले आया, इसको मार के बाहर निकाला, ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना, ये है आइडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट। तो आइडोफॉर्म कौन से देते हैं, मिथाइल कीटोन हो, मतलब कीटोन हो और यहाँ भी मिथाइल हो। दूसरा अगर अल्कोहल हो 2 डिग्री हो लेकिन उसके साथ मिथाइल होना चाहिए, तो वो भी ऑक्सीडाइज होके ये बना देता है मिथाइल कीटोन। तो यही 2 देते हैं, एक्सेप्शन भी है, अगर कभी आपको ऐसा भी दिखता है 1 हाइड्रोजन लगाए या 2 हाइड्रोजन लगाए तो भी वो भी देगा, लेकिन अभी इन जनरल केस इतने से काम करो। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा देगा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे नहीं कैन आइडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, इससे नहीं प्रिपेयर किया जाएगा, बाकी सबसे किया जाएगा, क्योंकि इसमें CH3 नहीं है ना भाई, ये देखो वही मैं सोच रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप में
अल्कोहलिक OH मतलब एलिमिनेशन, 0 अल्फा बीटा। अब तो याद होना चाहिए, बीटा H को खाया, ये इधर आएगा, इसको मार के बाहर निकाला HBr। तो अब अगर H2O2 होता तो 1 डिग्री, जो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है वहाँ पे Br को जोड़ते, लेकिन अकेला है तो स्टेबल कार्बोकैटायन पे जोड़ दो Br। एक्वस KOH गिवन है, इसको हटा के OH लगा दो, बस आंसर आ गया। प्रोपेंटोल, प्रोपेंटोल होगा ना, हाँ। अब देखो ये CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, डेल्टा O मतलब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, सीधी बात, मतलब वीक फील्ड लिगेंड, जैसे ही वो लिख दिया मतलब वीक फील्ड लिगेंड है। तो इसका आप लिख लो पहले, ये CO+3 में हमने इसका X मान लिया, ये फ्लोरीन -3, ये 0 न्यूट्रल लिगेंड है, तो +3 आया। 3D7 4S2 मतलब 2 यहाँ से निकलेगा, 1 यहाँ से निकल गया, +3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 6, D6 हम भरेंगे तो वीक फील्ड लिगेंड है भाई, ये पहले बता दिए। इसका मतलब क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड है अगर एनर्जी। तो अब वीक फील्ड लिगेंड को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो 1 2 3 फिर 4 5, अब इधर आओ 6, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4, और इसमें कितने आ गए, 2। तो CFSC -0.4 इंटू T2G, ये ऑक्टाहेड्रल के केस में यही फार्मूला लगाते हैं। तो T2G में अपने पास 4 है, EG में 2 है, अपने पास आंसर आ गए। ठीक है, तो ये याद रख लेना आप CFSC निकालने का ऑक्टाहेड्रल के केस में। देखो भाई, जिंक जो कोबाल्ट जो यूज होता है वाइटामिन B12 में होता है, जिंक होता है कार्बोनिक एनाइडाइज, RH होता है विल्किंसन कैटलिस्ट, ये होता है याद रखो, Mg होता है क्लोरोफिल में। तो ये हो गया ऑप्शन करेक्ट। तो देखो लोअर ग्रुप 13 14 15 इन सभी में क्या होता है, जो लोअर ऑक्सीडेशन होता है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। और हायर ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है टॉप टू बॉटम ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये भी क्या पता पूछ ले कि रीजन बता दो, पूछा ही है जेई में शायद। तो यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम एडिशन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ कंपाउंड विथ लोन पेयर 1। तो देखो ये ओजोन का तो याद रख लो भाई, सेंट्रल एटम लोन पेयर 1 होना चाहिए, ये 1 है। बाकी SF4 में देखो स्टैटिक नंबर निकाला 1/2, सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब ये मैंने बहुत बार बताया है, ठीक है, स्टैटिक नंबर निकाल के 5 आए स्टैटिक नंबर, तो 5 को साइड एटम से माइनस करेंगे 4, तो 1 लोन पेयर है इसमें। ClF3 साफ साफ दिख रहा है 2 लोन पेयर है ना, इतनी बार करा दिया कि अब तो याद है। तो देखो इसे 1/2, क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, साइड मोनोवैलेंट एटम 3, 5 है, 5 को माइनस कर दो 3 से, तो लोन पेयर 2 आ गया। तो BrF5 का भी अपने पास 1 आ गया। तो टोटल ऐसे कितने होंगे, 4 होंगे, आप पूरा निकाल के चेक कर लो, ठीक है। जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, हेलोजन का 7 होता है। हाँ, ये वाला थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगा। आपको कभी बॉन्ड ऑर्डर पूछता है तो 14 का याद रखो, 3 14 के ऊपर गए तो 0.5 घटा दे जाओ, 15 2.5, 16 2.5, नीचे आते हो 14 के तो भी 0.5 घटाते जाओ। ये 10 to 20 इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। अगर डेसिमल बॉन्ड ऑर्डर है तो उसको पैरामैग्नेटिक, नॉन डेसिमल है डायमैग्नेटिक, लेकिन एक्सेप्शन 10 और 16 इलेक्ट्रॉन है तो उसको पैरामैग्नेटिक बोलने का। अब 1 to 10 इलेक्ट्रॉन क्या रूल लगाना है, 1 to 10 इलेक्ट्रॉन। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो 1 बॉन्ड ऑर्डर, इवन इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा 0.5, एक्सेप्शन 4 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 0, पूरी MOT बता दी। तो अब निकाल लो भाई सबका। तो ऐसे एक ही है जिसका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक है B2 वाला, ठीक है। B2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है, एक्सेप्शन में आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड ऑर्डर 1 भी आता है क्योंकि 10 का 1 है, यहाँ पे देख लो। टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, तो NO N2 ये सब न्यूट्रल हैं और ये सारे एसिडिक हैं जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, इनको याद रखो। V2O5 कहाँ यूज होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4। जिगलर नाटा कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन में PDCl2 ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू एथेनॉल, निकल कॉम्प्लेक्स इसमें होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन। मैच कर लो। एनर्जी भाई जितने एक्सटेंसिव होते हैं मैंने ये लिख दिए हैं, इसको याद रखना, ये एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव ये वाले हैं। और कभी एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव हो तो इंटेंसिव आता है, जैसे डेंसिटी, डेंसिटी में क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये भी एक्सटेंसिव ये भी एक्सटेंसिव, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। जो साइज पे इंडिपेंडेंट हो, मास साइज पे, वो इंटेंसिव डिपेंड करता है, वो एक्सटेंसिव। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। कन्वर्जन क्या करना है इसको, 4 नाइट्रोटोलियम, ये
तो इसमें पहले Br2 डाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को, तो डोनेटिंग के अकॉर्डिंग काम करेंगे। डोनेटिंग क्या करता है, ऑर्थो पैरा जोड़ता है इलेक्ट्रोफाइल को, तो पैरा तो ब्लॉक है, ऑर्थो पे जोड़ दो। SnCl2 ले लो, NO2 को NH2 में चेंज करता है, देगा NaNO2 HCl ले लो या HNO2 ले लो, तो इसको डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा। H3PO2 लो के तो इसे हटा देगा, कोई एसिड बेस डाल दो, ये गायब। तो यही बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। हिस्टेमिन का स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो गलत कर दो कि मास परसेंटेज सबको आता है, स्ट्रक्चर नहीं। तो ये होता है हिस्टेमिन, और ये तो भाई नाइंसाफ़ी है, किसको ही याद होता है। तो फिर ठीक है, ये है स्ट्रक्चर, और इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन कितने हैं, 3 है, 3, एक नाइट्रोजन का मास 40 है, डिवाइड बाई टोटल मॉलिक्यूलर मास 11 मल्टीप्लाइड बाई 100, इतना आंसर हो जाएगा। 2 मोनोमर इन माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज। और ये क्वेश्चन रहा Mg हमारी तरफ से। अगर आपको Mg गिवन हो तो हाइड्रोजन को हटा के MgCl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना, और Mg मेटल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, C2H5 है तो ये नेगेटिव अल्कोहल से H ले लेगा और ये बन जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन भाई 50। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ हाँ आपको बता दूं, अच्छा कई लोग बोलते हैं कि भाई हमेशा प्रचार प्रसार करते हैं, तो भाई आई एम सॉरी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं ना तो वो परेशान होते हैं, भैया मुझे आपका चैनल लेट पता चला। और आज के ज़माने में अगर आप ऐसे कुछ बताओगे नहीं, मुझे लगता है तो पता भी नहीं चलता। पर उस चीज़ पर फिर भी मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन स्टूडेंट मेरे लिए मैटर करते हैं, तो इसलिए मुझे प्रचार प्रसार करना पड़ता है। क्योंकि कई कमेंट आए थे कि भैया हर वीडियो में प्रचार प्रसार कर देते हैं, ठीक है। तो आप बढ़ा लिया करो, अगर आपने देख लिया डियर पहले से, थोड़ा सा स्पीड। बाकी लोग जो नए हैं उनको तो बताना पड़ेगा ना, तभी वो आ पाएंगे, उन्हें कंटेंट के बारे में समझ आएगा। नहीं तो भटकते रहते हैं लोग, स्कैम करते रहते हैं उनके साथ। तो देखो मैं बता दूं, मैंने 5 स्टेप स्टडी कराया था, जिसमें जो फर्स्ट स्टेप था वो था क्लासिक वन शॉट। हमने क्लासिक वन शॉट में एक ऐसा वन शॉट बनाने की कोशिश किया जो परफेक्ट हो, जिसे करने के बाद आप क्वेश्चन बनने लगे। ऐसा नहीं है कि 4-10 क्वेश्चन के बाद आप जाके उलझ जाओ, है ना। कभी कभी आप कितना भी पढ़ लो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, समझ नहीं आता, और एक यूनिक वे में पढ़ा है। कभी आपको ऑर्गेनिक से डर लगता है तो आप एक बार मेरा ऑर्गेनिक का लेक्चर जाके देखना, आपको समझ आएगा क्या होती है कनेक्टिविटी और कैसे पढ़ी जाती है ऑर्गेनिक, एकदम यूनिक वे में, ठीक है। तो इसलिए हमने ऐसा परफेक्ट लेक्चर बनाया। इसे करने के बाद आपसे सारे एक्सेप्शन, सारे NCERT है ना, लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। तो ये लगभग मैंने ये सोचा कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मुझे कैसा कंटेंट चाहिए होता, तो वही सोच के मैंने बनाया। तो आप इसको भाई एक बार ज़रूर देखना, ऐसे ही सारे चैप्टर के पढ़े हैं प्लेलिस्ट में, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। उसके बाद मैंने सुपर 45 क्वेश्चन कराए। एक ऐसा सुपर 45 जो 45 क्वेश्चन करे तो उसका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, पूरा थियरी कवर हो जाए, सारे NCERT, सारे एक्सेप्शन ऑलमोस्ट कवर हो जाए। तो ये 45 क्वेश्चन एक रैंडम क्वेश्चन नहीं है जो, और एक रैंडम एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। वो तो ये तो मैंने जो आपको अभी दिखाया पहले से सॉल्यूशन लिखा था, ये सब मैंने सॉल्व किया है प्रॉपर, आपको एक एक चीज़ समझाया है। क्योंकि अभी एग्जाम टाइम है तो इसलिए उसको मैंने कुछ कुछ सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट जल्दी एक्सप्लेन कर दिया। ये सब लिख के मैंने समझाया दोस्तों। तो अगर आप इसको किए हो तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। बेस्ट एक एक क्वेश्चन 3-4 कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। तो ऐसे सारे चैप्टर के हमने कराए जो कि प्लेलिस्ट में आपको करना था। थर्ड स्टेप था संडे स्पेशल टेस्ट, 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जो कि मैंने लास्ट ईयर कराए थे, वो देखना था। फोर्थ स्टेप था संडे स्पेशल टेस्ट, जो कि मैंने आपको संडे स्पेशल टेस्ट में कराया है, बॉबी सर ने कंडक्ट कराया। जेई का ऑलमोस्ट, इसमें हम जेई का क्वेश्चन रखते थे और स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर 180 आउट ऑफ लाते थे, है ना। जिसमें हमने 200 रुपीज़ लिया था मेंटरशिप के नाम पे, स्टूडेंट के कहने पे। और हम ये चाहते थे कि वो लोग कहीं गुमराह ना हो, तो बहुत अच्छे लोगों ने, 500 से ज़्यादा लोगों ने जुड़े, अच्छा लगा मुझे। और हमने सबका टेस्ट वगैरह लिया, बढ़िया अच्छे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप था गेस्ट पेपर, और ये रहा गेस्ट पेपर। हमने बहुत ही अच्छे से गेस्ट पेपर कराए, एक बढ़िया वाला क्वेश्चन, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन लिए। तो 8 गेस्ट पेपर थे। ये तो 50 क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड, चाहे गेस्ट पेपर बोलो चाहे 50 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अगर आप ये करते हो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ये हमने पूरा कराया। और उसके बाद लास्ट टाइम में हमने ये सोचा पूरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक विदिन 10 आवर रिवाइज करते हैं, तो वो भी करा दिया। और इंक्लूडिंग क्वेश्चन, तो ये पूरी ऑर्गेनिक हर चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो हमने रिवाइज कर दिया। और टॉप 100 फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन भी करा दिए। तो हमने टॉप 100 ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और जो अभी मान लो लेट जुड़ रहा है वो क्वेश्चन ही ज़रूर देख ले, क्योंकि अब टाइम नहीं है। तो ये क्वेश्चन देख लोगे, एटलीस्ट आपकी हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो तैयार रहेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये आप कर लो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और
थैंक यू सो मच। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइए। कभी कुछ मान लो कमेंट कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करके मुझे बता दिया करो। ठीक है, मैं देख के आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।